चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक बचा है, कल अपन ने एमओए और एओए डिस्कस किया था। रीड करके आए हो? कोई डाउट? क्या हुआ? पेज नंबर 44 से बाकी है अपना। 44 ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स होते क्या है? रूल्स रेगुलेशंस। अब जैसे अपन कंपनी को कैसे गवर्न करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर तुम कौन से रूल्स ऐड करोगे, कौन से नहीं करोगे, किस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है, कौन सी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो सारी चीजें हर एक इंडिविजुअल को पता हो या हर एक प्रोफेशन को पता हो, वो जरूरी नहीं। इसके लिए कंपनीज एक्ट में इन लोगों ने पहले से फॉर्मेट्स बना के रखे हुए कि इनकेस अगर तुम्हारी कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, तो उनके लिए तुम ये फॉर्मेट या ये टेबल में जो भी रेगुलेशंस दिए हुए उसके बेसिस पे अपना आर्टिकल्स ड्राफ्ट कर सकते हो। तुम चाहो तो पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम रख सकते हो, तुम चाहो तो कोई ना कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में चेंजेस कर सकते हो। इनकेस अगर तुम अपने आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करते हो, मतलब कंपनीज एक्ट के एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस अगर तुम कुछ ऐड करते हो, तो वो प्रोविजंस तुम्हें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जब तुम इनकॉर्पोरेट करने जाओगे, जब तुम अपना आर्टिकल सबमिट करोगे, तब तुम पहले से ये चीज इन्फॉर्म करोगी कि ये सारे आर्टिकल्स जो है उसमें हमने थोड़े स्ट्रिक्टर प्रोविजंस रखे हुए हैं। समझ आया? अब कौन से फॉर्म में कौन सी टेबल यूज करते हैं उसकी तुम्हें यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। पूरा अगर याद नहीं हो तो एटलीस्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का याद रख लेना, टेबल एफ। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल फ्रेमिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर तुम फॉर्म कर रहे हो तो ड्राफ्टिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है, उसके बारे में दिया हुआ। सबसे पहली चीज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली। एक ही पेज में तुमने सारी चीजें लिख दी, कहीं स्पेस नहीं है, कहाँ से नई बात चालू हो रही है, कहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है। अगर वो चीज तुम्हें आइडिया नहीं लग पाएगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम कंपनी को गवर्न नहीं कर पाओगे। या आर्टिकल्स में कुछ अगर चेक करना हो, कुछ प्रोविजन वापस तुम्हें रेफर करना हो, तो तुम्हारे लिए भी वो चीज डिफिकल्ट हो जाएगी, आरओसी को भी वो चीज वेरीफाई करने में डिफिकल्टी होगी। इसके लिए जब भी तुम आर्टिकल्स बनाओ, हर एक पॉइंट के लिए अलग पैराग्राफ बनेगा और वो सारे पैराग्राफ्स को तुम नंबर करोगे। समझ आया? नेक्स्ट है, इट शिल नॉट कंटेन एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्रारी टू द मेमोरेंडम। इसका मतलब मेमोरेंडम की चीजें नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी है जिससे हमें ऐसा लगे कि मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है और उसके अगेंस्ट में आर्टिकल में बात जा रही है। मेमोरेंडम में तुमने लिखा है कि प्राइवेट कंपनी है, जब तुमने अपना नाम लिखा तब तुमने प्राइवेट लिमिटेड लिखा, लेकिन आर्टिकल्स में तुमने लिख दिया कि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो कॉन्ट्रारी हुआ ना दोनों चीजें। तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट वुड बी स्टेटेड और अमेंडेड इन द आर्टिकल्स शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। आर्टिकल्स में तुम जो भी लिख रहे हो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में जाके अगर तुमने कुछ भी लिखा है तो वैसे एक्ट को अपन अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, वो पहले से वॉइड होगा। ठीक है? आर्टिकल शेल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु शेल ऐड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो सब आर्टिकल्स को साइन करेंगे, उसके साथ साथ में उसका पूरा नाम जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन की कंपनी में वो क्या रोल प्ले कर रहा है और उसका एड्रेस। Next, subscriber shall sign the articles in the presence of at least one witness. अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि पूरा प्रोसीजर क्या है अगर तुम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो। कौन सा फॉर्म है वो पता है सबको? स्पाइस प्लस। अब देखो, जब अगर तुम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हो ना, तब मेन फॉर्म अपना एक ही है, दैट इज स्पाइस प्लस। अब ये फॉर्म में दो पार्ट है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए क्या करता है? सिर्फ नेम रिजर्वेशन के लिए। अब ये जो स्पाइस प्लस फॉर्म आया है ना, वो नया है कंपैरेटिवली। 2022 में स्पाइस प्लस का
स्पाइस प्लस फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज होना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर अब ये लोग इससे पहले भी कंपनीज से इनकॉर्पोरेट होती थी, तब नेम रिजर्वेशन के लिए अपन रन फॉर्म यूज करते थे। रन फॉर्म अभी भी अपन काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए है। अब अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, नाम रिजर्व कराना है, तब तुम रन फॉर्म में करोगे। अगर तुम नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तब उसका नाम रिजर्वेशन इधर हो। समझ आया? इसका टाइम लिमिट कितना था? 20 डेज, और इधर 60 डेज। ठीक है। अब ये जो पार्ट बी वाला फॉर्म है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्म साथ में लिंक्ड है। सबसे पहला फॉर्म जो इसमें साथ में लिंक्ड है दैट इज INC 32। INC 32 इज तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म। ठीक है। इसके साथ साथ में फिलहाल पहले के जमाने में जब अपन MOA या AOA ड्राफ्ट करते थे तो वो सारी चीजें फिजिकली ड्राफ्ट होती थी। एक इंसान, अब एक प्रोफेशनल को अपन बैठाते थे, वो सारी चीजें टाइप करके एक फॉर्मेट में तुम्हें प्रोवाइड करता था। फिलहाल वो चीज चेंज हो गई है, उसके जगह पर EMOA और EAOA आ गया। तो यहाँ पर जो INC 33 और 34 तुम देखोगे, दैट इज रिगार्डिंग MOA एंड AOA। समझ आया? INC 32 इज योर इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म। INC 33 और 34 ये दोनों जो फॉर्म्स है वो ई फॉर्म्स है। जैसे ही तुम ये फॉर्म फाइल करोगे ना, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये दोनों फॉर्म साथ में पॉपअप हो जाएंगे। यहाँ पर तुम अपने MOA की डिटेल्स डालोगे, इधर तुम अपने AOA की डिटेल्स डालोगे। समझ आया? ये फॉर्म्स के साथ साथ में इनकेस अगर तुम्हें अपना GST का रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी का सेपरेट पैन कार्ड होता है, उसका रजिस्ट्रेशन, टैन का रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें ये स्पाइस प्लस फॉर्म में साथ में इंक्लूडेड होती है। समझ आया? अब कंपनी अगर तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो डायरेक्टर भी तो साथ में चाहिए होंगे ना, तो वो डायरेक्टर्स तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद अपॉइंट करोगे या साथ साथ में हो सकता है? साथ साथ में हो सकता है। तो ये स्पाइस और कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है दैट इज DIR 12। तो ये जो तुम्हारा स्पाइस प्लस वाला फॉर्म है, उसके साथ साथ में ये DIR 12 भी साथ में तुम फाइल कर सकते हो, इंक्लूडेड होगा। एक बार में जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स के तुम डिटेल डाल सकते हो दैट इज 20। समझ में आया? डायरेक्टर्स के रिलेटेड एक और पॉइंट, हर बार डायरेक्टर जो अपन अपॉइंट करने वाला है उसमें एक मैंडेटरी चीज होती है, अपन ने हर बार देखा है कि उनके पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब तुम अगर कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो क्या जरूरी है कि सबके पास डिन होगा? नहीं ना। तो यहाँ पर ये स्पाइस प्लस फॉर्म में इन लोगों ने एक और सर्विस साथ में इंक्लूड की है कि हम एटलीस्ट 3 लोगों के डिन ये फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। अरे मैक्सिमम, सॉरी। समझ में आया? देखो देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है वो पता है? तो अब अगर तुम कोई भी इंसान को डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो तुम उसके साथ में डिन मैंडेटरी है। जब तक उसके पास डिन नहीं आएगा तब तक तुम उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। तो इनकेस अगर तुम कई नए मेंबर को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहते हो जिसके पास अभी तक डिन नहीं है, तो उसका डिन का एप्लीकेशन जो तुम फाइल करोगे ना, वो भी तुम इसके साथ में कर सकते हो। समझ में आया? इसमें इन लोगों ने लिमिट ये दिया हुआ है कि एक फॉर्म में तुम मैक्सिमम 3 लोगों का ही डिन ले सकते हो। अगर तुम्हें इससे ज्यादा का चाहिए तो पहले तुम अपना इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म पूरा फाइल कर दो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके बाद में तुम डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली। अब आया समझ में? तो अब ये जो डिन एप्लीकेशन है वो भी इसमें साथ में इंक्लूड होता है। एक बार में कितने लोगों का डिन ले सकते हैं अपन? 3। समझ में आया? क्या हुआ? कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? AOA, MOA, डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है अपना सब्सक्राइबर्स।
जितने भी लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? एक कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी है तो 7, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1। तो ये जो स्पाइस प्लस वाला तुम्हारा फॉर्म है ना, उसमें तुम मैक्सिमम 7 सब्सक्राइबर्स की डिटेल डाल सकते हो। आया समझ में? इनकेस अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इनिशियली तुम 7 से ज्यादा लोग ऐड ऑन करना चाहते हो, तब जब तुम ये ए और एमओए की चीजें साथ में अटैच करोगे ना, वहां पर तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और उनका डिक्लेरेशन अलग से जाएगा। समझ में आया? इधर एक बार रीड मत करने बैठना, मैं तुम्हें सारी चीजें पूरी साथ में बता दूंगी, उसके बाद तुम आराम से ये 3 पेज पढ़ लेना, ठीक है? फिर अपन ने यहाँ पर वापस से पार्ट ए पर आओ। पार्ट ए में अपन ने बात की थी कि नेम अप्रूवल की बात करते हैं। अब जब तुम नेम अप्रूवल की बात देख रहे हो तो कंपनी का जो नाम है वो तो साथ में जाएगा ही, उसके साथ में उसका जो इंडस्ट्री का कोड होगा जिसको अपन CSIN भी बोलते हैं वो भी साथ में जाएगा। कंपनी कौन से कैटेगरी में बिलोंग करती है वो भी साथ में जाएगा, और एक कंपनी में कितना कैपिटल है, कितना डिविजन, क्लास कौन सी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी चीजें तुम ये पार्ट ए में इंक्लूड करोगे। मुझको याद नहीं। कैटेगरी, CSIN इंडस्ट्रियल कोड। CSIN मत लिखना, याद नहीं रहेगा। जब तुम इनकॉर्पोरेशन लिख लिया सबने, बताती हूँ। जब तुम इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तब साथ में तुम्हें और कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे, नेक्स्ट तुम्हें उसकी लिस्ट दी होगी। तो अब अपन ने हर बार ऐसा देखा है कि जब भी अपन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कोई भी इंसान डायरेक्टर बन रहा है तो उनकी कंसेंट मैंडेटरी। तो अब यहाँ पर एक फॉर्म तुम्हें साथ में फाइल करना होगा, ये बताते हुए कि जो भी इंसान सब्सक्राइबर बन रहा है इस कंपनी में वो खुद अपनी कंसेंट से बन रहा है, और वो पर्टिकुलर इंसान कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया है, कहीं पर भी वो कन्विक्टेड नहीं है, वो सॉल्वेंट है, साउंड माइंड का है। ये सारी चीजें तुम साथ में डिक्लेयर करोगे, तभी कंपनी जो तुम्हारा स्पाइस प्लस वाला फॉर्म है वो अप्रूव करेगी। ये तुम कौन से फॉर्म में अप्रूव करोगे? दैट इज INC 9, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर। इस डिक्लेरेशन में तुम ये बोल रहे हो कि तुम खुद अपनी मर्जी से इस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, तुम सॉल्वेंट हो, साउंड माइंड के हो, और गवर्नमेंट के अंडर कोई भी एक्ट या रूल्स के अंडर तुम कन्विक्ट नहीं हो, ठीक है? DIR 2 जो है उसमें डायरेक्टर्स की सारी डिटेल्स जाती है। यहाँ पर अपन अपॉइंट नहीं कर रहे, बट डायरेक्टर्स का नाम, उनका पैन कार्ड, उनका आधार नंबर, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पर है, पहले वो कहीं पे डायरेक्टर रह चुके हैं या नहीं, पहले उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी जो बेसिक डिटेल्स एक इंसान की अपन लिखते हैं वो डायरेक्टर के DIR 2 में जाती है। समझ आया? क्या हुआ? मैं INC फॉर्म इसलिए था
INC कौन सा? INC 9 इज डिक्लेरेशन। सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि तुम अपनी कंसेंट से कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तुम सॉल्वेंट माइंड के हो और कोई भी एक्ट के अंडर कन्विक्टेड नहीं हो। दोनों, साउंड माइंड का भी और सॉल्वेंट भी, दिमाग भी है पैसे भी है। नेक्स्ट है MBP1। MBP1 इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। एक डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? ट्वेंटी। एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अब वो पब्लिक कंपनी के लिए फिर लिमिट चेंज हो जाती है, वो बाकी सारी कंडीशंस देख लेंगे, लेकिन एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो इनकेस अगर कोई ऐसा इंसान है जो अलग अलग कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो उस चीज का डिस्क्लोजर अपन को MBP1 में देना पड़ेगा कि तुम कौन सी कंपनी में कितना स्टेक अक्वायर्ड है, कौन सी कंपनी में तुम्हारा कोई मैनेजमेंट में रोल है, वो सारी चीजें जब तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तभी साथ में डिस्क्लोज कर दोगे। उल्टा MBP1 जो फॉर्म है, हर साल की जो पहली मीटिंग होती है ना, उसमें डायरेक्टर्स को अपना डिस्क्लोजर डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर साल में तुम यहाँ पर इतना स्टेक है, यहाँ पर इतना डायरेक्टर हो, यहाँ पर इसमें इतना रोल है। हर साल तुम्हें ये चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिमिलरली इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी वो फॉर्म जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्म नंबर अगर याद नहीं होंगे तो चलेगा। मेन जो अपन ने ये देखा था, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा है, AOA का कौन सा है, MOA का कौन सा है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये INC 9 अगर याद नहीं रहेगा तो चलेगा, DIR 2 याद नहीं रहेगा तो चलेगा। ये मुझे भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से याद था। ये सारी जो फॉर्म्स की बातें हैं, वो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिकली यूज करते जाओगे ना, तभी वो फॉर्म्स याद रहेंगे। नहीं तो अपन कितना भी ट्राई कर ले, हर एक फॉर्म याद रहे मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, तुम्हारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका जो एड्रेस है, वो प्रॉपर्टी जिसकी भी है, उससे NOC तुम्हें अक्वायर करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर तुम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस का तुम्हें प्रूफ भी देना होगा। ये चीज अपन अपने एड्रेस का प्रूफ किससे देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो, तो तुम्हें वो पर्टिकुलर एरिया का भी यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये चीज अगर किसी ने कहीं पे कुछ भी काम किया तो देखा होगा, 2 महीने से पुराना का यूटिलिटी बिल चलता नहीं है। सेम पॉइंट यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, फिर डेन का अपने देख लिया। DSC पता है क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स और जितने भी डायरेक्टर्स है, उन सबको अपनी डिजिटल सिग्नेचर भी बनवानी पड़ेगी, वो भी साथ में अटैच होती है। कॉपी ऑफ पैन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। समझ में आया? स्पाइस प्लस की डिटेल्स अपन ने देख ली है ऑलरेडी। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा आता है, एक पॉइंट याद रखना, कोई भी ऐसी कंपनी, सुनो इस पे केस लॉ बन के आ सकता है तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 15 लाख या उससे कम का है, तो वैसी कंपनी को INC 32 फाइल करते टाइम जो भी फीस एप्लीकेबल होती है ना, वो फीस उसको पे नहीं करनी। समझ आया? जो कंपनीज एक्ट के अंडर 15 लाख से नीचे 15, ये पर्टिकुलर फॉर्म पे जो भी फीस लगती है वो तुम्हें फाइल नहीं करनी अगर 15 लाख से कम है तो। हाँ, नहीं 15 लाख होगा तो भी नहीं करनी पड़ेगी, 15 से ज्यादा होगा तो, लेस देन और इक्वल टू 15 लाख। समझ में आया? यहाँ पर अपन ने सिर्फ फीस को एग्जेम्प्ट किया है, गवर्नमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी लगाती है वो तो पे करना ही पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन का समझ में आया?
क्या फॉर्म्स जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, किस फ्लो में जाता है। अब एक चीज जो तुम्हें और याद रखनी है, दैट इज कि स्पाइस प्लस के साथ में और कौन सी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पैन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, टैन हो सकता है, और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ ईएसआईएस रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे ही तुम ये सारे फॉर्म्स फाइल करोगे ना, जीएसटी, पैन, टैन, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ इज फॉर प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी इज स्टेट इंश्योरेंस। और भी 2-3 ऐसी सर्विसेज है जो रीजन वाइज डिपेंड करती है। अब जैसे कोलकाता में प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो वो चीज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस अगर वेस्ट बंगाल में है तो, नहीं तो नहीं। ऐसी कुछ एक सर्विसेज है जो रीजन वाइज डिपेंड करती है कि वो तुम अवेल कर सकते हो या नहीं। ये सारी तो प्रिवेलिंग सर्विसेज है जो हर कोई देता है। समझ में आया? जैसे ही तुम ये सारे फॉर्म्स फाइल करोगे, वैसे ही तुम्हारे फॉर्म के नीचे एक ऑप्शन आएगा कि तुम्हें खुद की कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर कराना है या नहीं कराना। अगर तुम येस पे क्लिक करते हो तो वो जीएसटी फॉर्म का पोर्टल जो है वो अपना पॉपअप हो जाएगा, उसके साथ में ईपीएफ भी और ईएसआईसी भी, अगर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो। पैन और टैन तो साथ में नीचे आएगा ही। समझ में आया? अब जैसे ही ये सारे फॉर्म्स तुम फाइल करते हो, फिर वापस तुम उसको सबमिट करोगे, तो 15 to 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट तुम्हें रिप्लाई कर देगी कि ये चीज अप्रूव हुई है या नहीं। इनकेस अगर अप्रूव नहीं है तो तुम्हें 15 डेज का टाइम मिलेगा तुम्हारे फॉर्म को रेक्टिफाई करने के लिए। ऐसे 2 चांसेस मिलेंगे। अगर उसके बाद में भी तुम्हारे फॉर्म्स अप्रूव नहीं हुए तो तुम्हें वापस पूरा नया फॉर्म बनाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ या ना? टाइमलाइन पता चला? एक बार तुम्हारे फॉर्म सबमिट हो गए, अप्रूव हो गए, उसके बाद में तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसमें तुम्हारा सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन और टैन नंबर, ये तीनों साथ में आएगा। और उसका फॉर्म है INC 11, ये याद रखना पड़ेगा। दो चांस मिलेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। अगर 2 चांस में भी रेक्टिफाई हुआ और वो चीज फिर रिजेक्ट हो जाती है तो तुम्हें नया फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ये जो आपने जीएसटी पैन टैन होगा, कंपलसरी है? ऐसे कंपलसरी, पैन कार्ड तो कंपलसरी है, टैन कार्ड भी कंपलसरी है, और जीएसटी, ईपीएफ और ईएसआईसी, ये 3 जो सर्विसेज है ना, वो अगर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो वो चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। सॉरी, देखो जैसे ही तुमने फॉर्म सबमिट किया ना, उसके बाद में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो चीज को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, डिपेंडिंग तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, अटैचमेंट्स क्या है। इनकेस अगर गवर्नमेंट कोई क्वेरी रेज करती है तो तुम्हारे पास 15 डेज का टाइम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। कि अगर सपोज यूटिलिटी बिल तुम्हारा पुराना हो गया है या फिर 2.5-3 महीने का हो गया, तो उन्होंने उस चीज की क्वेरी रेज की, अगर 15 डेज के अंदर तुमने वो चीज रेक्टिफाई करके वापस सबमिट कर दी तो फाइन, वापस से एक और मौका मिलेगा इनकेस अगर और क्वेरी रेज होती है तो। 2 चांस ऐसे हो गए फिर भी तुम्हारे फॉर्म्स अप्रूव नहीं हो रहे, तो इन फॉर्म्स को अपन डीम टू बी कैंसल्ड मानेंगे। इसका मतलब अब प्रोफेशनल को वापस से पूरा नया फॉर्म बनाना पड़ेगा। समझ आया? तो वो स्टार्टिंग से जो तुमने मेहनत की थी, स्पाइस प्लस से लेके सारे डॉक्यूमेंट से लेके अभी तक, वो पूरा वापस रिपीट करना होगा। हाँ, टैक्स असेसमेंट नंबर। समझ में आया? टैक्स अकाउंट नंबर 10। जब अपन टीडीएस और टीसीएस का जब तुम्हारे कंपनी पर टीडीएस या टीसीएस के कोई प्रोविजंस आते हैं तब 10 नंबर काम आता है। TDS is tax deducted at source, tax collected at source. क्या हुआ? समझ आया? इतना प्रोसीजर पता चला तो मैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे आऊँ।
अभी तक अपन ने देखा दैट वाज रिगार्डिंग कि तुमने अपने कंपनी की सारी डिटेल्स अभी तक फाइल की है, बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट एक सेक्शन, हाँ, अब नेक्स्ट जो अभी एक सेक्शन देख रहे हैं दैट इज सेक्शन 10A। वो ये बोलता है कि तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हें अपना बिजनेस कमेंस कर देना है। और इनकेस अगर तुम अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हो तो उस चीज का इंटीमेशन आरओसी तक भी जाना चाहिए। समझ आया? तो जिस दिन तुम्हारा फॉर्म इनकॉर्पोरेट हुआ है, सबमिट हुआ है, जिस दिन तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया है, उसकी डेट तुम्हें फॉर्म में नीचे होगी कि इस दिन से तुम्हारी कंपनी अब वैलिड है, लेजिट है। उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हें ये चीज का इंटीमेशन दे देना है कि तुम्हारी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो इंटीमेशन तुम आईएनसी फॉर्म 20A में दोगे। ये फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। सॉरी, 180 डेज है, टाइमलाइन चेंज हो गई है। ये दोनों ही फॉर्म्स, स्पाइस प्लस वाले तुम्हारे फॉर्म है जो आईएनसी 20A वाला फॉर्म है, वो सारे फॉर्म्स एक प्रोफेशनल से वेरीफाइड होने चाहिए। वो प्रोफेशनल कौन? सीएस। तो इसमें अब अपना फीस जाएगा, नाम भी आएगा, साइन भी जाएगा, नंबर भी जाएगा और फीस भी मिलेगी। समझ आया? अब ये 2 पेज जो, रुको, इससे पहले अपन पहले एक बार फॉर्म देख ही लेते हैं, स्पाइस प्लस वाला। देखो, स्पाइस प्लस पार्ट ए, यहाँ पर अब तुम अपने टाइप ऑफ कंपनी, क्लास, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का कोड, ये सारी चीजें मेंशन करोगे। पार्ट बी में अब तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, अब इसमें आर्टिकल्स एंट्रेंस्ड है या नहीं, कौन से एंट्रेंस्ड है उसकी डिटेल्स, शेयर कैपिटल है या नहीं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, टोटल कितना होगा, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स की डिटेल, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस की डिटेल्स, सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स की डिटेल। यहाँ पर तुम्हें एक एक लाइन ही दी हुई है, जैसे जैसे तुम फिल करते जाते हो वैसे वैसे वो ऑप्शंस ओपन होते रहते हैं। डायरेक्टर्स के लिए मैक्सिमम 20 है, सब्सक्राइबर्स के लिए मैक्सिमम 7 है। अब उसमें भी इनकेस अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है या इंडिविजुअल एंटिटी है, उस पर इनकी डिटेल्स डिफर कर सकती है। सब्सक्राइबर्स हो जाए, डायरेक्टर्स की डिटेल्स, कुछ है तो जोर से बोलो ना, ऐसा बैकग्राउंड में खीखी खीखी करने की क्या जरूरत है। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, लास्ट में फिर जब तुम ये सारी डिटेल्स कर दोगे, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ओपीसी नॉमिनेशन, अब ये चीज फिर ऑप्शनल है। इनकेस अगर ओपीसी का फॉर्म कर रहे हो तब फिर स्पाइस प्लस में तुम्हें नॉमिनेशन की भी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी।
स्टैम्प ड्यूटी की डिटेल्स, कौन से स्टेट पे बिलोंग करते हो, उसमें कौन से क्या जाएगा, पैन और टैन की इंफॉर्मेशन। उसके बाद में तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना कौन से कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो, उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या हुआ, उसके ऊपर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम्हें ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन अभी कराना है या बाद में कराना है। अगर तुम यस पे सेलेक्ट करोगे तो फिर ऐसा ऐसा वापस से नीचे एक और स्क्रीन पॉपअप होगी। समझ में आया? ये सारी डिटेल्स फाइल करने के बाद जो अपन ने वो DIR2 INC9 उतना सारा जो अमाउंट डिटेल्स देखी थी वो यहाँ पर तुम्हें अटैच करनी होगी। CS भरेगा, डिग्री ले रहे हो, काम तो करोगे ना। अभी से ही डिसाइड कर लो कि कैसे कौन काम करने वाला है। वेरी नाइस। और ये फॉर्मेट थोड़ा सा पुराना है, अभी फिलहाल जो स्पाइस प्लस फॉर्म है वो पूरा का पूरा V3 के पोर्टल पे है, तो वो पूरा ऑनलाइन है, तो वो फिल करना कंपैरेटिवली और इजी है। अटैचमेंट तो वो तुम ये INC ने सब तो पहले से बना के रखोगे ना, उसको फिर सीधा अटैच ही करना है। हाँ हाँ तो मेहनत तो होगी ही, फ्री में थोड़ी ना पैसे देगा कोई। समझ आया? नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय प्रोफेशनल्स। अपनी बात कर रहे हैं कि अगर अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम सब्सक्राइबर। इसका मतलब क्या? बोलूं मैं? थैंक्स। पहली चीज, ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर। इसका मतलब कि कोई भी इंसान से अगर तुम कुछ भी काम करवा रहे हो, अगर तुम्हें वो चीज की अथॉरिटी दी गई है, वो चीजें पेपर पे लिखवा लो कि ये पर्टिकुलर इंसान, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसोसिएशन हमारे पास आए थे जो चाहते हैं कि हम ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करें। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम यहाँ पर इनकी सिग्नेचर जाएगी, इतनी इतनी फीस लगेगी, वो सारी चीजें पहले से डिस्क्लोज कर लो और पेपर पे लिखकर अपने क्लाइंट से साइन करवा लो कि आगे जाके अगर वो ऐसा बोले कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो यू विल हैव अ प्रूफ कि हमने जो अथॉरिटी दी गई है उतना ही काम किया। समझ आया? नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ये लोग अब अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लोगों के पैन कार्ड आएंगे, उनके आधार कार्ड आएंगे, उसके साथ साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा, उसका यूटिलिटी बिल आएगा, वो सारी चीजें सही है या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पे आएगी क्योंकि नाम तुम्हारा जा रहा है, साइन तुम्हारा जा रहा है। अगर MCA पकड़ेगी तो पहले तुम्हें पकड़ेगी क्योंकि प्रोफेशनल तुम हो, तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगी कि जो भी काम तुम कर रहे हो वो वेरीफाइड है या नहीं। नेक्स्ट, इंश्योर ऑल अटैचमेंट्स आर क्लियर इनफ टू रीड। अब जब अपन अटैचमेंट करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि साइज बहुत बड़ी है फाइल की तो वो अटैच नहीं हो रही है, तो अपन उसको कंप्रेस करने जाएंगे। कंप्रेस करते टाइम अब साइज जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसकी विजिबिलिटी में कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ही। तो ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कितना भी कंप्रेस करो, वो फाइल अगर तुम ओपन करके देखो तो एक इंसान पढ़ पाए। सीधा ऐसा पिक्सल्स दिख रहे होंगे तो वो चीज फिर अप्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट, इंश्योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फंक्शनिंग फॉर द बिजनेस पर्पस ऑफ द कंपनी। ये चीज भी तुम ही वेरीफाई करोगे कि जो एड्रेस तुमने दिया हुआ है, जो तो एड्रेस तुम्हें मिला है जहां पर तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, वो एड्रेस पे एक्चुअली बिजनेस का काम हो रहा है या नहीं। समझ आया? नेक्स्ट तुम्हें दिया है ये सेक्शन 7 और सब का तुम्हें रेफरेंस याद है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता है, अगर तुमने कोई नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और ये पता चला कि वो कंपनी जिस बेसिस पे फॉर्म हुई है वो ही फ्रॉड है, जो एड्रेस दिया है वो गलत है, लोगों के नाम जो दिया है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो जो CS जिसने ये कंपनी बनाई है, जिसका नाम या साइन साथ में गया है, उसको भी अकाउंटेबल माना जाएगा और उस पर भी फ्रॉड का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट अपन जिसको बोलते हैं। समझ आया? तो कुछ भी काम कर रहे हो देख के करना। आया समझ में?
कोई डाउट? एक बार इनकॉर्पोरेशन वाला जो ये 2-3 पेज है वो रीड कर लेना एकदम अच्छे से अभी ही। बाकी जो तुम्हें इतना दिख रहा है ना, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, निधि कंपनी, वो सारी चीजें सेम है, डिट्टो रिपीट। जो अपन ने अभी इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट पढ़ा उसी के ऊपर। तो अभी टाइम लो, आराम से बैठ के ये 3 पेज पढ़ लो। कोई डाउट है तो पूछो।